जैसे हमने आपको कहा कि आइए आपको हम फ्लैट दिला देंगे, जिसने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया फर्जी, और ये हमने ताकि एक जमीन दिखा दी, नक्शा दिखा दिया, आपको सब दिखा दिया जी। आपने फ्लैट के पैसे आपसे अमाउंट पे ले गया, मालूम पड़ा आपके पास जमीन नहीं थी, ऐसा कोई लैंड नहीं थी, ऐसा कोई नक्शा कभी पास नहीं हुआ और सब कुछ फ्लैट ही नहीं बन रहा है वहाँ पर। ये फ्रॉड, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। करेक्ट। ऐसे केसेस में आपका रुपया गया है तो आपको रुपया मिलना चाहिए। ऐसे में अपराध किया उस आदमी ने, अपराधी है। अब हमने आपसे 100-500 रुपये दे लिए उधार और कहा में आपको कल दे देंगे, और कल नहीं दे पाए हमने कहा 2-4 दिन बाद दे देंगे। हमने मना नहीं किया, हमने रुपए देने की बात कही, और फिर मान लीजिए कुछ डिले हो गया तो वो चीटिंग में नहीं आएगा। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आदमी कहता है कि साहब आपको जो करने कर लीजिए, इसका मतलब उसकी नियत शुरू से ही दे पर रुपया वापसी की थी ही नहीं। उसने आपको प्रलोभन दे करके, प्रेरित करके या कन्विंस करके किसी तरह से आपसे रुपया ले लिया और खुद को इलीगल गेन पहुंचाया, आपको इलीगल लॉस हुआ, रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया, खुद रॉन्गफुल गेन किया उसने, और बाद में कह दिया कि आपको जो कर लेकर वो। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आपके लगातार हजारों की संख्या में लीगल रिपोर्टर को कॉल आ रहे हैं। आप अपनी तमाम कानूनी समस्याएं हमसे बता रहे हैं और उसके जवाब हमारे सीनियर एडवोकेट से आपको मिल रहे हैं। लगातार आपका एक प्रश्न आ रहा था, धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड, तमाम ऐसे उदाहरण आए हमारे सामने कि साहब हमने बिजनेस में पैसा किसी को दिया, इसके बाद रिफंड नहीं हो रहा है, या हमने नौकरी के लिए किसी को पैसा दे दिया, बाद में वो पैसा नहीं दे रहे हैं, या फ्रेंडली लोन दिया था यानी कि परिवार में किसी को पैसा दिया लेकिन वो भी पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल कहने के बावजूद भी ना वो तैयार हो रहे हैं, और अंतिम में वो एक वाक्य कहते हैं कि जो करना है कर लो। तो करना क्या है, आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कानून क्या कहता है? तो आज इसी पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हम आ गए हैं। हमारे साथ योगेश बसिन सर जुड़ गए हैं, क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल के जाने माने वकील हैं, और आज इन्हीं से हम समझेंगे 420, ये धोखाधड़ी, चीटिंग, इस तरह के ऑफेंसेस में अगर बाय द वे आपके साथ कोई घटना हो जाती है तब आप क्या करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आज आप लीगल रिपोर्टर के साथ जुड़े। लगातार चूंकि ये बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा है और लोगों को नहीं समझ में आता है कि क्रिमिनल की तरफ जाएं, सिविल की तरफ जाएं, कैसे उस पैसे की वसूली हो। सवाल ये नहीं है कि मुकदमाबाजी, पैसे की वसूली कैसे हो। तो मैं अपने पहले प्रश्न से आपको शुरू करूंगा। धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड, इस तरह के मामलों को निपटने के लिए आपका जो 4 दशक का अनुभव है, 40 साल की वकालत का अनुभव है, वो सबसे पहले एक ब्रीफ हमको, हमारे दर्शकों को बता दें। धोखाधड़ी के केसेस में सिविल और क्रिमिनल में हेयरलाइन डिफरेंस है। धोखाधड़ी का मकसद ये है कि आपने बेईमानी से किसी को प्रेरित किया, इंड्यूस किया कि आप ये काम कर दीजिए जो अदरवाइज वो न करता, जो नॉर्मल कोर्स है वो न करता, लेकिन आपके प्रलोभन से, आपके उकसाने से, आपके प्रेरित करने से उसने वो काम कर दिया, तब तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्योंकि इंड्यूसमेंट या प्रेरणा जो है वो उस ट्रांजैक्शन के शुरुआत में बेस में अगर नहीं है तो वो क्रिमिनल में कवर नहीं होगा, वो सिविल में जाएगा, आपकी सिविल रेमेडी होगी। ठीक है। अब आपका प्रश्न ये है कि आजकल जो रुपया लोग ले लेते हैं और दे देते हैं और बाद में ये कहते हैं, तो ये कैसे साधारण व्यक्ति को मालूम पड़े कि उसका नीयत शुरू से ही खोटी थी कि नहीं खोटी थी। बातचीत आदमी बहुत अच्छी करता है, आपसे रुपया ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए आपको सब्सिक्वेंट कंडक्ट देखना होगा उस व्यक्ति का, तो उसने सब्सिक्वेंटली क्या कंडक्ट किया आपसे रुपया देने के बाद। जब आपने मांगा तो उसने आपसे क्या कहा। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आदमी कहता है कि साहब आपको जो करने कर लीजिए, इसका मतलब उसकी नियत शुरू से ही दे पर रुपया वापसी की थी ही नहीं। उसने आपको प्रलोभन दे करके, प्रेरित करके या कन्विंस करके किसी तरह से आपसे रुपया ले लिया और खुद को इलीगल गेन पहुंचाया, आपको इलीगल लॉस हुआ, रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया, खुद रॉन्गफुल गेन किया उसने, और बाद में कह दिया कि आपको जो कर लेकर वो। तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड इंडिकेट दैट his intention was modified since beginning of the transaction। तो वो चीटिंग का केस बन जाएगा। इसी को दूसरे उदाहरण से ले लीजिए। उसने 10 लाख रुपए आपसे ले लिया उधार,
और 10,000 रुपए लेने के बाद उसने कहा ठीक है मैं धीरे धीरे करके आपको दूंगा। और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 10 साल में या 5 साल में आपको 10,000 रुपए या 5 महीने में 6 महीने में लौटा दूंगा। 2-3 महीने उसने रुपया लौटाया और बाद में वो फेल कर गया या फेल हो गया रुपया लौटाने में, तो वो चीटिंग का केस नहीं होगा, वो रिकवरी ऑफ मनी का सूट तो हो सकता है, चीटिंग का केस नहीं होगा, क्योंकि उसकी नीयत शुरू से खराब नहीं थी। उसने रुपया आपको लौटाया भी, उसकी कंटेंट जाहिर करता है हिज इंटेंशन वाज नॉट बैड सिंस बिगिनिंग। तो मेरा कहना यह है कि इसमें है ना मार्जिन है कि आपको देखना पड़ेगा, हर केस के तथ्य अलग अलग होते हैं। उस केस के तथ्य को समझने के बाद किसी भी वकील को, किसी भी अधिवक्ता को राय तब देनी चाहिए। आजकल हो क्या रहा है कि मनी सोर्स में इसका पैसा नहीं मिल रहा है, इसका नहीं मिल रहा, उसने एक केस बना करके 420 का केस कर दिया जाता है। करेक्ट, मतलब शुरुआती दौर में आपको समझना पड़ेगा। देखिए, 2 तरह से सर ने इस डिफरेंस को बताया कि कब क्रिमिनल बनेगा और कब सिविल बनेगा। आपका सबसे ज्यादा प्रश्न क्या होता है? आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, आपने किसी को पैसा दिया, किसी भी मामले, किसी भी मसले को लेकर आपने पैसा दिया। अब सवाल यह है कि वो कब क्रिमिनल होगा और कब सिविल होगा। ज्यादातर तो मामलों में आप जाते हैं थाने, वो कहते हैं साहब आपने पैसा दिया, उनसे रिकवरी करिए, सिविल कोर्ट में जाइए। तो इसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। योगी सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप अक्सर इस तरह के मामलों में जहां पैसा आपने किसी मद में दिया, किसी भी मुद्दे को लेके दिया, इशू, वहां क्रिमिनल कब होगा और सिविल कब होगा, इस डिफरेंस को कैसे हमारा जो आम दर्शक है वो समझ पाए। मैंने किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपए लिया कि मुझे ये काम करने के लिए ये रुपया आप दे दीजिए, ठीक है, वो रुपया मैंने आपसे ले लिया और वो काम में न लगा करके उसको जुए में हार गए और फिर कहा जाइए रुपया मैं नहीं देता, जो कर रहा है कर लीजिए। इसका मतलब उसकी नीयत शुरू से ही बेईमानी की थी। उसको रुपया वो जुए में खेल रहा था, वो लोगों के लिए चाहिए ही नहीं था, और सब्सिक्वेंटली उसका मना करना उसका कंटेंट जाहिर करता है कि उसकी नीयत शुरू से बेईमानी की थी, वो आपको रुपया देना चाहता ही था। मतलब सबसे पहले इंटेंशन, उस पैसे को लेने की नीयत क्या थी आपकी और क्या लगाया आपने उस पैसे? करेक्ट, नीयत शुरू से ही आपके ट्रांजैक्शन के बेस में ही खराब नहीं थी या खराब थी। खराब थी तो चीटिंग बनेगा, खराब नहीं थी तो चीटिंग नहीं बनेगा। ठीक, जैसे हमने आपसे कॉन्टेक्ट कर लिया कि हम आपको माल हमें दीजिए, हम आपका बिजनेस आपसे कर रहे हैं, हम आपको माल पेमेंट करते रहेंगे, ठीक है, और हम पेमेंट करते रहे, बाद में हम पेमेंट फेल कर गया, हमारा बिजनेस डूब गया, हम पैसा नहीं दे पाए, तो वो चीटिंग में नहीं आएगा। वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, सिविल रेमेडी आपके लिए लाइक करती है, लेकिन वो चीटिंग का केस नहीं होगा। चीटिंग का केस तभी होगा जब आप ये साबित कर लें कि इस आदमी की बदनीयती थी शुरू से ही, सिंस इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। साधारण व्यक्ति कैसे जानेंगे इसकी नीयत खराब थी, शुरू में थी, नहीं थी? ये मुश्किल स्थिति है, लेकिन फिर उस केस के समस्त तथ्यों को समझने के बाद आदमी ये निर्णय, अधिवक्ता ये निर्णय ले सकता है, लीगल राय ये दे सकता है, यस इसकी ये कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द पर्सन, उसका बाद का व्यवहार क्या जाहिर करता है कि इसकी नीयत देने की कभी थी ही कि नहीं थी? नहीं थी। तो बाद के कंडक्ट से उसका शुरू की नीयत जानकारी आप इंफ्लुएंस ड्रा कर सकते हैं और तब चीटिंग का केस बना सकते। ठीक है, ठीक है। अब निश्चित रूप से हम आगे की तरफ चलेंगे। जो आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि साहब ठीक है, हमने ये बात समझ ली कि इंटेंशन सबसे पहले गलत था और उस व्यक्ति का कंडक्ट ये था कि वो पैसा नहीं देना चाहता। अब आप थाने में गए और आपको एफआईआर दर्ज करानी है। सर, सबसे पहले तो वो बता दीजिए उस एफआईआर के कंटेंट क्या होने चाहिए, आपको किन किन बातों को उन एफआईआर में मोर एंड लेस लाना पड़ेगा जिससे वो ऑफेंस क्रिएट हो और उस एक्यूज को पुलिस धरे और उसकी रिकवरी हो सके। अपराधी ने किसी व्यक्ति को बदनीयती से, बेईमानी से कन्विंस करके अपने जाल में फंसाकर बातों के और कुछ रॉन्गफुल गेन अपने लिए कर लिया और आपको रॉन्गफुल लॉस कर दिया, तो गलत लाभ गलत हानि दोनों पक्षों को अगर है और नियत बेईमानी की है और वो शुरू से है, तो आप आसानी से एफआईआर दिखा सकते हैं और आप उसमें एफआईआर में कह सकते हैं कि साहब इस आदमी की नियत शुरू से बेईमानी की थी, इसने ये सब्सिक्वेंट हम बाद में इसने ये व्यवहार किया, जब इससे बात की गई तो बोले हमारा पैसा दे देना आपसे, तो वो क्लियर कट 420 का केस बनेगा और उसके खिलाफ मुकदमा दायर कराया जा सकता। ठीक है, और पुलिस अगर दायर न करे, जनरली अपराध को कम दिखाने की नीयत से
अपना रिपोर्ट खराब, थाने का रिपोर्ट खराब न करने की नीयत से पुलिस जनरली ऐसे केसों में रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है और कहती है जाइए आप सिविल सूट में जाइए, ये मनी डिस्प्यूट है, आप जाइए। या बहुत बार ऐसा देखा गया कि आपने कंप्लेन दे दी और दूसरी पार्टी से पुलिस गई और थोड़ा बहुत जो चलता नहीं है। थाने पर अपराध कम दिखाने की नीयत से कि हमारे थाने में अपराध कम हुए, ये इस तरह से मुकदमे कायम नहीं किए जाते और ये कह के टरका दिया जाता है व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को कि जाइए आप जाइए और आप जाकर न्यायालय से न्याय प्राप्त करिए। हाँ करेक्ट। तो उसकी रेमेडी 156(3) CRPC में दी गई है कि आप जाइए मुकदमा कायम करा दीजिए। मुश्किल ये है कि उसकी ड्राफ्टिंग, उस एप्लीकेशन की, उस प्रार्थना पत्र की जो अपराधी के साथ घटना हुई है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में अगर लिख करके आप न्यायालय में देंगे तो 156(3) में न्यायालय मुकदमा कायम कराएगा, उसका आदेश कर सकता है। करेक्ट। अच्छा, सिविल रिकवरी चूंकि एक बड़ा बोझिल है, आप जान ही रहे हैं कि एक तो सिविल न्यायालयों के क्या हाल हैं, उसकी रिकवरी प्रोसेस एक लंबा है। रिकवरी एक इम्पॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है, आपने पैसा दिया है, पैसा आप वापस लेना चाहते हैं, एक तो आपका पैसा भी चला गया, ऊपर से आप सिविल मुकदमा भी लड़ रहे हैं। तो रिकवरी के लिए क्या करें सर, वो थोड़ा सा एक बार इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत लंबा विषय जो आपने लिया है कि रिकवरी में बहुत समय लगता है, तो उसके लिए मैं अलग से, मैं शायद मेरे ध्यान में है कि मैं एक सेमिनार करूँ कि न्याय प्रक्रिया में जो विलंब है वो क्यों है, उसका प्रभाव समाज पे क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो एक अनंत विषय हो सकता है। लेकिन अभी जो प्रिवेलिंग कंडीशन है, जो वर्तमान में स्थितियां है न्यायालयों में, पेंडेंसी बहुत है, काम बहुत है, वर्क नहीं हो पाता है, और उसके लिए मैं आपसे अगर सही कहूँ तो हम सब उसके लिए दोषी है। हम सब इस बात के लिए सिंसियर भी नहीं है और ईमानदार भी नहीं है कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को जो बाहर से परेशानी अपनी लेके आया उसको जल्दी से त्वरित राय दिलाया जाए। इस सब की इसलिए वो त्रुटि है और इसको दूर करना हम सब का जिम्मेदारी है। लेकिन जो आपने बात कही गई सिविल प्रक्रिया में देर लगती है, वो इसका कारण यही है कि हम सब उतने इच्छुक नहीं है उसको काम कराने में। वकील इसलिए ये कहना थोड़ा हो सकता है कईयों को आहत करे, क्योंकि कई केसेस में मैंने कहा कि बैठ करके सुलह कर लीजिए, मीडिएशन का प्रोविजन आ गया है, मीडिएशन करिए, आपस में सुलह कर लीजिए बैठ के, मनीष उसमें क्रिमिनल है या सिविल है, बैठ करके मीडिएशन कोर्ट कराए और 7+ हो जाए, जो भी लेन देन है आपस में तय हो जाए। लड़ाई किसी चीज का अंत नहीं है, इसलिए सिविल सूट में रिकवरी के लिए मीडिएशन कोर्ट प्रेफर कर सकती है, कोर्ट से मीडिएशन करा करके उसको त्वरित न्याय प्राप्त किया। लेकिन जब इस तरह के मामले में FIR वगैरह दर्ज होती है तो वही इसके लिए आप बहुत जरूरी है कि आपका अधिवक्ता, दूसरे पक्ष का अधिवक्ता इतना समझदार हो और न्यायालय इससे सहयोग कर दे, तो ये मुकदमे बहुत जल्दी निपट सकते हैं। मनी सूद में कोई परेशानी है ही नहीं, जितना पड़ेंगे पैसा दिया गया है, पैसा वापस लेना है। अब उसको सिर्फ झगड़े में डाल करके अगर हम न्यायालय में टाइम, समय का, पैसे की बर्बादी करना चाहते हैं तो आप करिए। वकीलों का जवाब ये होता है कि साहब इतनी जल्दी मुकदमा कैसे खत्म करा दे, हमारा तो बहुत वही चैम्बर से केस डायरी से कम हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। मेरी समझ से ये सब नहीं होना चाहिए। अभी एक केस में मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा बता रहा हूँ कि एक केस में 3 केसेस थे, उसमें कंप्रोमाइज की बात थी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। मैंने कहा कि पैसे का लेन देना जो भी आप लोगों को लेना देना है, कुछ ही साथ रह नहीं सकते, कुछ ज्यादा हो जाइए और खत्म सुलह कर दीजिए मुकदमे को। तो जब दूसरे अधिवक्ता से कहा था मैं आई वोंट टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन, तो उन्होंने ये हमारे बेटे से, वकील से कहा कि आपके पिताजी तो ऐसा काम करते हैं कि हमारी डायरी 3 दिन मुकदमे खत्म हो जाएंगे। और यही सोच है, तो फिर कैसे आपका न्याय जल्दी मिलेगा, कैसे आप, और शायद इसीलिए आम आदमी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। और मैं जो ये हो रही है, जो आज आपने बात मुझसे रखी है 420 और ये जो न्याय से संबंध है, आज न्यायालयों का विश्वास, अत्यधिक न्याय व्यवस्था में विश्वास बहुत कम हो चुका पब्लिक का, और वो दिन दूर नहीं कि अगर इस प्रक्रिया को हम सब में सुधारा नहीं मिल सके तो न्याय व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। निश्चित रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था में आम आदमी का जो विश्वास है वो बना के रखने की जरूरत है और पूरी न्यायपालिका की जरूरत है। लेकिन हम इसी चूंकि मसले पे हैं इसलिए आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए FIR हो भी गई है तो सर मेरा पहला प्रश्न ये होगा कि क्या किसी भी वक्त
आरोपी जो है वो समझौता कर सकता है और ये एफआईआर वापस हो सकती है, उसको लेके क्या कानून? समझौते ये ऐसा है कि आपको प्री बार्गेनिंग की आ गई है, प्रोविजन सीआरपीसी के आ गया है, मीडिएशन आ गया है। मीडिएशन में आप पैसे मनी लेन देन के मुकदमों को आप मीडिएशन में कोर्ट रेफर कर सकते हैं। कोर्ट हैज पावर टू डिफर द केस टू द मीडिएशन सेंटर। और मीडिएशन में अगर मिलकर के बैठ के आप सुलह कर लें, उससे होगा क्या? 400 आरोपी है, वो अपना एक तो कॉन्शियस क्लियर हो जाएगा, भाई ठीक है मुझे रुपए लेना था, मैंने 10 रुपए नहीं दिया, 8 रुपए में सुलह कर दी, काम खत्म हो गया, तो आपको टाइम बचा। जो वकीलों को कचहरी में और लोगों को जिस कई लोगों की रोजी चलती है मुवक्किल से, तो वो सब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, उसको बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन बहुत कम पड़ेगा और ये मुकदमे 16 हो जाते हैं। तो ये हो सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट में कहा कि दोनों पक्ष राजी है तो इसको आप क्वेश्चन कराएंगे, तो मुकदमे को जाके हाई कोर्ट में मुकदमा क्वेश्चन जाएगा, आपको बचा नहीं। करेक्ट। तो हमारा कहना है मीडिएशन सेंटर है, प्री बार्गेनिंग है, आप कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते हैं और उसके बाद कोर्ट अगर चाहे तो मीडिएशन में भेज करके जो फरकती है, और फिर अगर आप किसी सहमति है तो आप 482 में पूरी ठीक है। बतौर सीनियर एडवोकेट, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव हो गया है, समझौते का क्या प्रारूप होना चाहिए? कैसे बेस्ट आप एक समझौता बना सकते हैं? हमारे जो आम दर्शक हैं उनके लिए थोड़ा सा बताएं। ये मुकदमा मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 420 का ए ने बी के खिलाफ लिखा दिया और ये लिखा है कि इसकी शुरू से नीयत खराब थी, इससे रुपए लेने का कोई इसका ऐसा किया, उसमें हाफ करते हैं मुकदमे को, उसमें 420 के साथ 71 सब धाराएं लगवा देते हैं। तो वो उसमें क्योंकि इम्प्रूवमेंट ज्यादा है, 7 साल से ऊपर का इम्प्रूवमेंट है, तो कंपाउंडिंग में दिक्कत आती है। लेकिन अगर समझौता होना है तो फिर उससे ड्राफ्टिंग ऐसे हो सकती है कि साहब मुझे गलतफहमी में मैंने ये काम किया था, मुझे इनकी ये खराब नहीं थी, क्योंकि मैंने जब इनसे बात की, चंद बड़े आदमियों समाज के लोगों ने बैठ के बात की, तो उन्होंने कहा साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं रुपया देने को तैयार हूँ, मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, अब मैं देना चाहता हूँ, तो रुपया दे करके आपस में सुलह करके खत्म कर दिया जाए काम को। करेक्ट। मुकदमा खत्म कर दिया जाए जी। तो अगर लोअर कोर्ट खत्म नहीं करती है, मान लीजिए ये परेशानी आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ मुकदमे होते हैं वहाँ पर वो कोर्ट्स कहती है सर ये कंपाउंडेबल नहीं है, हम नहीं करेंगे, तो both of them can file a joint petition in the High Court and get it quashed. ठीक है, ठीक है। रिकवरी पे मैं एक लास्ट भी आपसे, चूंकि मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अदालत जाने का उसका मकसद क्या है। अदालत जाने का हर आदमी का मकसद ये है कि जो पैसे की धोखाधड़ी हो गई है वो जल्द से जल्द वापस मिले। जी, ये सोची जी, फौजदारी का मुकदमा करके उस किए गए अपराध की सजा तो आप दिलवा सकते हैं और उसमें फाइन तो कर सकती है, लेकिन वो पैसे की रिकवरी कराने का फौजदारी की कोर्ट को, क्रिमिनल कोर्ट्स को अधिकार नहीं है। ये सिविल रेमेडी ही अवेलेबल है। लोग जो कहते हैं कि सर हम दावा दाखिल कर देंगे तो रुपया दिला देंगे, तो ऐसा तो लीगल प्रोसेस नहीं है। होता क्या है कि जब आप क्रिमिनल करते हैं तो गिरफ्तारी से बचने के लिए, मुकदमे में सजा से बचने के लिए आदमी भयवश रुपया दे देता है। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लीगल राइट हो गया कि वो पैसा वापस देगा। क्रिमिनल केसेस में रुपया वापस कराने का कोई प्राविधान नहीं है। क्रिमिनल केस में ओनली द कोर्ट कैन पनिश अ पर्सन फॉर द ऑफेंस ही हैज कमिटेड। उसने 420 का अपराध किया, 420 के अपराध में आपको सजा का प्राविधान कोर्ट करती है और आपको सजा दे सकती है ना अपराध सिद्ध होता है तो। लेकिन आप ये कहिए कि वो रिकवरी पैसा हमारा मैं ब्याज पे रिकवर हो जाए सिविल सूट देना, तो वो कोर्ट के पास ऐसी पावर्स निश्चित रूप से सर जो बात कह रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि निचली अदालतों को रिकवरी कोर्ट नहीं है, निचली अदालतें हैं कि आपने एक एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद वो आपकी रिकवरी कराते घूमे। लेकिन बहुत से ज्यादातर मामलों में ऐसा भी देखा गया है जहां एक्यूज अपनी आप को बचाने के लिए एक समझौते की स्थिति में आता है। और लगातार सर जो बात कह रहे हैं कि आप जरूरी नहीं है कि मुकदमे को खींचे और एक व्यक्ति को सजा तक पहुंचाए। सवाल यह है कि मीडिएशन करके उसको भी निपटाया जा सकता है। तो आपको एक तरह से जो रेमेडी है, आप जो चाहते हैं, आपकी रिकवरी है, वो कहीं ना कहीं उस समझौते के बीच में आ जाएगी। मैं सही में जी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय हाई कोर्ट्स ने ये बात बहुत बार कही है कि अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो आपस में दोनों पार्टी तो उसको क्वैश कर दिया जाए जी। तो अगर वो कोर्ट्स क्वैश कर सकती हैं प्रोसीडियर्स को, तो उनको लोअर कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भी ये पावर देनी चाहिए कि जहाँ पर ऐसी परिस्थितियां हो मुकदमे को वही खत्म कर दिया जाए। वो खर्चा करके गरीब आदमी उतना रुपया खर्च करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं। तो ये अगर जजमेंट से लड़ के आते हैं कुछ
और आने चाहिए। मुझे लगता है कि जब प्री बार्गेनिंग आपने ऐड कर दी, मीडिएशन आपने ऐड कर दिया, तो फिर लॉ कोर्ट्स को ये नहीं पावर होनी चाहिए कि अगर समझौता किस मुकदमे में हो रहा है, कैपिटल पनिशमेंट्स के मुकदमे को छोड़ दो, ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स के जो मुकदमे हैं, मॉनेटरी केस के जो मुकदमे हैं, इंडिविजुअल के, नॉट ऑफ द कॉर्पोरेट्स और कंपनीज एक्ट और अदर प्रोविजंस में, करेक्ट, आईपीसी के जो मुकदमे हैं वो ऐसे अपराध के मुकदमे हैं, तो उसमें अगर पार्टी वो फाइनेंशियल लॉसेस कवर करती है और सुलह करती है, तो मुझे लगता है कि कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को, माननीय उच्चतम न्यायालय को, लोअर कोर्ट्स को ये फ्री हैंड देना चाहिए कि आप ऐसे मुकदमों को अपने स्तर पर खत्म कर दें, यहाँ तक न आने दें। उससे पेंडेंसी भी कम होगी, उससे ये एक रास्ता भी, टाइम भी बचेगा और एनर्जी बचेगी, पैसा बचेगा गरीब आदमी का। योगेश सर, अब हम एक लास्ट की तरफ चलते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करने, इस तरह के मामलों में जब आप पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस का जो रवैया आपके साथ होता है, एक तो सबसे पहले आपको सिविल के लिए टरकाते हैं, एफआईआर करने से बचते हैं। आपका एक बड़ा अनुभव है, पुलिस से इस तरह के मामलों में निपटने के लिए क्या विकल्प है और क्या क्या किया जा सकता है? अगर पुलिस आपकी देखिए 156 154 में एफआईआर नहीं करते, 154(8) में प्रोविजन है, आप जा सकते हैं, अथॉरिटीज को कंप्लेंट दे सकते हैं और पर्सनली जाकर मिलिए कि ये वाकई में हमारे साथ हादसा हुआ है, आप इस पर कार्रवाई कराइए, उसको दीजिए। मुश्किल ये है कि आदमी सिर्फ ये कह देता है कि हम थाने गए थे, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो सीआरपीसी में ये प्राविधान भी है कि अगर पुलिस ऑफिसर अधिकारी आपकी थाने पर रिपोर्ट लिखता है तो आप उच्च अधिकारी को इन्फॉर्म करिए, नहीं तो फिर कोर्ट में आइए। आप सिर्फ एक तरफा दोष दे दें पुलिस को या थानों को या डिपार्टमेंट को, किसी को, तो वो मुझे लगता है कि बेहतर नहीं होगा। हम पूरी प्रक्रिया अनजान, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है, हम करते नहीं, और फिर हम दोष देते हैं, आप जनरली पब्लिक जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि पुलिस बहुत खराब है, थाने रिपोर्ट में लिखी गई, ये नहीं किया गया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को एक्यूज करते हैं, किसी डिपार्टमेंट को, किसी विभाग को, तो वो आप खाली डिपार्टमेंट को नहीं करते, आप पूरे सिस्टम को फिर खराब करते हैं। तो हमारा सबका दायित्व ये है कि हम उस पूरे सिस्टम को बचाएं। किसी को खराब करने से अच्छा है कि हम ये कहें कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, ये गलत था, ऐसा नहीं है, उसकी रेमेडीज है, कानून में दी गई है, विधि व्यवस्थाएं दी गई है कि आप जाइए वहाँ पर उच्च अधिकारी के पास जाइए और कहिए, अपनी बात रखिए कि ये मुझे परेशानी, मेरी समस्या है, मैं आया हूँ, मेरी रिपोर्ट दिखाई दी जाए। तो बीसों केसेस में ऐसा हुआ है कि जब उच्च अधिकारी के पास गए, उन्होंने बात समझी, क्योंकि समझ का फर्क है। उच्च अधिकारी जो है उसकी ज्यादा तजुर्बा है, ज्यादा समझ है, उसकी थाने में शायद उतनी जानकारी कानून की ना हो। करेक्ट, मेरा कहना ये है कि ये करना चाहिए, और इसको किए बिना ये जनरल स्टेटमेंट दे देना के साथ पुलिस बहुत खराब है, पुलिस ने नहीं लिखा, पुलिस तरफा देती है, तरफाने वाली बात नहीं है। क्योंकि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के, माननीय उच्चतम न्यायालय की सैकड़ों जजमेंट बने गए जिसमें ये कहा गया है जहाँ मनी ट्रांजेक्शन है, मनी डिस्प्यूट्स है, वो सिविल सूट्स है। करेक्ट, उसको यू कैन नॉट मेक इट कन्वर्टिंग इनटू क्रिमिनल केसेस। लेकिन ऐसा नहीं कि क्रिमिनल केसेस है ही नहीं, ऐसे के क्रिमिनल केसेस नहीं है। जैसे हमने आपको कहा कि आइए आपको हम फ्लैट दिला देंगे, जिसने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया फर्जी, और ये हमने कहा कि एक जमीन दिखा दी, नक्शा दिखा दिया, आपको सब दिखा दिया, आपने फ्लैट के पैसे आपसे अमाउंट पे ले गया, मालूम पड़ा कि वहाँ जमीन नहीं थी, ऐसा कोई लैंड नहीं थी, ऐसा कोई नक्शा कभी पासा नहीं हुआ, और सब कोई रैपिंग बन रहा है वहाँ पर। ये फ्रॉड, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। करेक्ट, ऐसे केसेस में आपका रुपया गया है तो आपको रुपया मिलना चाहिए। ऐसे में अपराध किया उस आदमी ने, अपराधी है। अब हमने आपसे 100-500 रुपए ले लिए उधार और कहा में आपको कल दे देंगे, और कल नहीं दे पाए हमें 2-4 दिन बाद दे देंगे। हमने मना नहीं किया, हमने रुपए देने की बात कही, और फिर मान लीजिए कुछ डिले हो गया, तो वो चीटिंग में नहीं आएगा, चीटिंग में नहीं आए। करेक्ट, तो रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फर्क और डिसेप्शन का फर्क समझना पड़ेगा। जी, रिसीव करके पैसा नहीं लिया गया, या कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया इसलिए पैसा नहीं लिया, बिजनेस में घाटा हो गया, पैसा नहीं दे पाए, तो ये फर्क है। करेक्ट। और आपने ये समझा कि सिविल क्रिमिनल कैसे अलग करेंगे। दूसरा, आपने समझा कि अगर पुलिस आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है, एफआईआर नहीं दर्ज कर रही, तो सबसे पहले हायर अथॉरिटीज के अप्रोच करें, नहीं है तो 156(3) में आप कोर्ट में अपनी बात रखिए, एफआईआर रजिस्टर होगी। फिर भी एक बात आपको समझना पड़ेगा, कोर्ट रिकवरी कोर्ट नहीं है, इसके लिए अलग प्रावधान है, इसको करना पड़ेगा आपको। और जैसा सर ने कहा कि बहुत से मामलों में मीडिएशन हो जाता है, तो ऐसा नहीं है आपके पास रेमेडी नहीं है। फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो लगातार हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल चल रहा है, हमारी वेबसाइट www.justnyay.com चल रही है। फिर भी अगर योगेश सर से आप कोई बेहतर सलाह लेना चाहते हैं, या आपके मसले में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कानूनी विकल्प है, तो उनसे
बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।